Hello students, welcome to the second part of this video which is based on theory for accounting of joint stock companies और share capital. Last वीडियो में जो कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे उसके आगे के टॉपिक्स अब हम देखेंगे इस वीडियो में. First is share capital. The most important thing in this chapter is shares and share capital. Share capital refers to the amount that a company can raise or has raised by the issue of shares. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक कंपनी जिसे अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना है उसे फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीस की जरूरत है. 1 लाख वुड बी द टोटल शेयर कैपिटल एंड जरूरी नहीं है कि कंपनी उसे किसी एक व्यक्ति से ही ले. हो सकता है वो उसे 5 लोगों से ले, 10 लोगों से ले, 100 लोगों से ले. सो टोटल शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख विल बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब यूनिट्स and each subunit, that smallest part of that total share capital is called share. So in the given example, अगर कोई कंपनी 1000 shares issue करते हैं ₹10 each, so total share capital would be ₹1 lakh, that is 1000 into 10, and each unit that is ₹10 is called a share. So share capital of the company is divided into units of smaller denominations and each such smallest unit is called a share. तो जो हमने एग्जांपल देखा इसमें इस क्वेश्चन में टोटल शेयर कैपिटल इज ₹1 lakh while ₹100 is the value of each share. Okay, next, kinds of shares. According to section 43 of the Companies Act 2013, share capital of a company can be of two types, that is preference shares and equity shares. लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा कि शेयर्स क्या होते हैं या डिबेंचर्स क्या होते हैं और क्या डिफरेंस होता है. यहां हम देखेंगे काइंड्स ऑफ शेयर्स, कितने प्रकार के शेयर्स होते हैं. बेसिकली देयर आर टू काइंड्स ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स जो नॉर्मल शेयर्स होते हैं वही, और प्रेफरेंस शेयर्स कुछ ऐसे शेयर्स जिनको कुछ स्पेशल प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं दिए जाते हैं. ऐसा दो मामलों में होता है. फर्स्ट इज प्रेफरेंशियल राइट टू रिसीव द डिविडेंड. जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले पे किया जाता है एंड देयर आफ्टर इफ एनीथिंग इज रिमेनिंग इट विल बी पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड. एंड सेकेंड, इन द रिटर्न ऑफ कैपिटल ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बिफोर इक्विटी शेयर्स. जब कंपनी वाइंड अप होगी, कंपनी बंद होगी, उस समय जब आउटसाइड लायबिलिटीज को पे करने के बाद जो पैसे बचेंगे उसमें से पहले प्रेफरेंस वालों को कैपिटल लौटाया जाता है. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहले लौटाया जाता है और उसके बाद अगर बच जाए तो दैट अमाउंट वुड बी पेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल. सो बेसिकली प्रेफरेंस शेयर्स के पास दो प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं in case of receiving dividend and in case of return of capital at the time of winding up of the company. Okay. Next topic is class of preference shares. प्रेफरेंस शेयर्स के कई प्रकार होते हैं, डिपेंड करते हैं किस बेसिस पे हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट विथ रेफरेंस टू डिविडेंड. विथ रेफरेंस टू डिविडेंड अगर देखा जाए प्रेफरेंस शेयर दो प्रकार के होते हैं, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव. द ओनली डिफरेंस बीइंग क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनमें अगर किसी कारणवश इस साल आपको डिविडेंड न मिल पाए तो आने वाले सालों में इस साल का डिविडेंड प्लस नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड आपको जोड़ के एक साथ अक्यूमुलेट होके मिलेगा, इसीलिए क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कहलाते हैं. जबकि नॉन क्यूमुलेटिव में ऐसा प्रोविजन नहीं होता है. अगर किसी कारणवश या प्रॉफिट्स नहीं होने के कारण इस साल कंपनी आपको डिविडेंड पे नहीं करती है तो नेक्स्ट ईयर आपको जो नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड है वो मिलेगा, लेकिन इस साल का डिविडेंड आपका लैप्स हो जाएगा. ओके. सेकंड इज रेफरेंस टू कन्वर्टिबिलिटी. दो प्रकार के शेयर्स माने जाते हैं, कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल. कन्वर्टिबल शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनमें कंपनी इशू करते समय राइट देती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कि एट एनी फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम वो अपने शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में या किसी और सिक्योरिटी में चाहे तो कन्वर्ट करवा सकते हैं, इधर टोटली और पार्शियली, बट कन्वर्ट करवाने का ऑप्शन होता है. दैट इज कॉल्ड कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स. एंड जिनमें ये ऑप्शन नहीं होता है वो कहलाते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. थर्ड पॉइंट इज द रेफरेंस टू रिडेम्पशन. रिडेम्पशन का मतलब होता है आज कंपनी को जरूरत पड़ी तो उन्होंने आपको शेयर इशू किए हैं और आपसे पैसे लिए हैं,
जिस दिन कंपनी आपको आपके पैसे लौटा देगी और अपने शेयर्स वापस ले लेगी, दैट इज कॉल्ड रिडेम्पशन। सो रिडेम्पशन वाइज दो प्रकार के शेयर्स होते हैं, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनमें कंपनी इशू करते समय एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर 4 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स, 8 इयर्स, कुछ भी, वो बता देते हैं कि इतने साल बाद हम अपने शेयर्स वापस ले लेंगे या रिडीम कर लेंगे। जबकि इरिडीमेबल में ऐसा कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं होता है। हालांकि इंडिया में इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी मैक्सिमम 20 इयर्स तक हो सकते हैं। विद इन 20 इयर्स कंपनी को वो शेयर्स रिडीम करने ही होते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज रेफरेंस टू द पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट्स। इसका मतलब इसके हिसाब से देखा जाए तो पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में गलती करते हैं। उन्हें लगता है पार्टिसिपेट मींस पार्टिसिपेशन इन बिजनेस। नहीं, ये जो पार्टिसिपेशन है ये प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेशन है। नॉर्मली जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है उससे पहले डिविडेंड पे किया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक फिक्स परसेंटेज से। उसके बाद जो बचता है वो पे किया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। कभी कभी वो प्रॉफिट बहुत ज्यादा अमाउंट होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को पूरा पैसा नहीं दिया जाता है, उनमें से जो बचता है फिर से प्रेफरेंस वालों को उसमें से कुछ पैसे दिए जाते हैं। क्योंकि उन्हें एक बार फिक्स डिविडेंड मिलने के बाद बचे हुए में से फिर से डिविडेंड पार्टिसिपेट करने मिल रहा है, इसलिए ये कहलाते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। जिनमें ऐसे राइट्स नहीं होते हैं वो कहलाते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये थे 4 क्लासेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन एंड पार्टिसिपेशन इन द सरप्लस प्रॉफिट्स। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे बेसिक डिफरेंस। हालांकि हम ये पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। मैं फटाफट आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट इज द राइट टू डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड हमेशा इक्विटी शेयर्स वालों से पहले मिलता है और उनको देने के बाद अगर बचता है तो इक्विटी वालों को डिविडेंड पे किया जाता है। सेकंड इज द रेट ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर्स में आपने देखा होगा लिखा रहता है 8% प्रेफरेंस शेयर्स और 10% प्रेफरेंस शेयर्स, विच मीन्स कि नॉमिनल वैल्यू का यानी शेयर की कीमत का उतना परसेंट उन्हें डिविडेंड मिलना फिक्स है। सपोज 8% ऑन ₹100, दैट मीन्स 8 रुपीज पर शेयर विल बी पेड एज डिविडेंड। सो द रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। जबकि इक्विटी में ऐसे कोई रेट फिक्स नहीं है। अगर प्रॉफिट कम होते हैं तो उन्हें कम डिविडेंड मिल सकता है, ज्यादा होते हैं तो ज्यादा मिल सकता है, नहीं होगा तो नहीं भी मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट इज अरियर्स ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर्स में क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जैसा हमने पहले पढ़ा, जिनमें ये ऑप्शन होता है कि अगर आपको किसी साल डिविडेंड नहीं मिल पाया है तो वो अक्यूमुलेट होगा और आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा। इक्विटी में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कन्वर्टिबिलिटी। प्रेफरेंस वालों में उन्हें शेयर्स कन्वर्ट करवाने का ऑप्शन मिलता है कि एट ए फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम दे कैन कन्वर्ट देयर प्रेफरेंस शेयर्स इनटू अदर सिक्योरिटीज, जबकि इक्विटी में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। नेक्स्ट इज रिडेम्पशन। प्रेफरेंस शेयर्स जो है इट मे बी रिडीम्ड, पैसे लौटाने को प्रेफरेंस शेयर्स के केस में दैट इज कॉल्ड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जबकि इक्विटी शेयर्स में दैट इज कॉल्ड बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स का बायबैक होता है, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें इक्विटी वाले बाजी मार ले जाते हैं। इक्विटी वालों को वोटिंग राइट्स होते हैं, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स वालों को वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं नॉर्मली। लेकिन अगर कोई ऐसा डिसीजन है जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रिलेटेड है तो उस केस में उनको वोटिंग राइट्स दिए जा सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मली सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रिफंड ऑफ कैपिटल। जब कंपनी खत्म हो जाएगी, वाइंड अप हो जाएगी, उस समय पैसे लौटाने की बारी आएगी तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमेशा इक्विटी शेयर कैपिटल से पहले लौटाया जाता है। लास्ट पॉइंट इज राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। यहाँ पे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने की बात है, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स बहुत सारे होते हैं और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है हर एक व्यक्ति को बिजनेस में पार्टिसिपेट करना। तो वो अपने तरफ से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स अपॉइंट करते हैं जिन लोग कंपनी की वर्किंग एंड मैनेजमेंट संभालते हैं। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को राइट होता है कि वो बिजनेस में पार्टिसिपेट करें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लेकिन प्रेफरेंस शेयर वालों को ऐसा कोई राइट पार्टिसिपेट करने का कंपनी के मैनेजमेंट में, मैनेजरियल अफेयर्स में नहीं होता है। तो ये था एक क्विक रिकैप प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में। नेक्स्ट जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ये
कुछ टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल है, क्लासिफिकेशन है उसका। बिल्कुल ऐसा ही इसे बैलेंस शीट में शो किया जाता है। जब आप आगे क्वेश्चंस बनाएंगे तब आपको क्लियर और हो जाएगा। फर्स्ट इज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज मीन्स जितने की आपको परमिशन है। जब कंपनी बनती है, कंपनी कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन करवाती है, एमओए, एओए जैसे कि हमने पहले देखा, उसमें कंपनी को मेंशन करना होता है कि टोटल शेयर कैपिटल कितना होगा। उस समय कंपनी को जितने की परमिशन मिलती है, दैट इज कॉल्ड ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। कंपनी अपने लाइफ टाइम में इस अमाउंट से ज्यादा के शेयर इश्यू नहीं कर सकती है, चाहे एक बार में या कई टुकड़ों में मिलाकर। फॉर एग्जाम्पल, इन द गिवन एग्जाम्पल, सपोज 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, दैट इज द टोटल ऑफ ₹1 लाख। तो यहाँ पे 1 लाख रुपीज शेयर कैपिटल कहलाएगा ऑथराइज्ड, जितने की कंपनी को इशू करने की परमिशन है। तो अगर कंपनी पहले इसमें से 70,000 इशू कर चुकी है तो आगे सिर्फ 30,000 ही कर पाएगी। ओके। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इशूड शेयर कैपिटल। कंपनी के पास परमिशन 10,000 शेयर्स इशू करने की है, 10 रुपीज वाले, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सारे शेयर्स अभी इशू कर दे। हो सकता है कंपनी को अभी उतने पैसों की जरूरत ना हो, कम पैसों की जरूरत है, तो हो सकता है फॉर एग्जांपल कंपनी ने 10,000 में से सिर्फ 8,000 शेयर्स ही अभी पब्लिक में इशू किए हैं। सो दैट इज कॉल्ड इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल हमेशा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल के बराबर या उससे कम ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो इस एग्जांपल में 8,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, वो कहलाते हैं दैट इज 80,000 रुपीज इशूड शेयर कैपिटल। थर्ड पॉइंट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जरूरी नहीं है कि कंपनी ने अगर 8,000 शेयर्स बेचने के लिए मार्केट में निकाले हैं तो पूरे 8,000 शेयर्स ही बिक जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी 8,000 शेयर्स बेचना चाह रही है, लेकिन एप्लीकेशन 8,000 के आए, या उससे ज्यादा भी आ सकते हैं या उससे कम भी आ सकते हैं। तो इन द गिवन एग्जांपल, अगर 8,000 में से 7,000 शेयर्स लोगों ने अप्लाई किया है, तो 7,000 into 10 दैट इज 70,000 वुड बी द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। नेक्स्ट, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। शेयर, जैसा कि हमने देखा इन द गिवन एग्जांपल, 10 रुपीज का शेयर है, पर ये जरूरी नहीं है कि कंपनी पर शेयर पूरा 10 रुपीज एक बार में ही कॉल कर ले। हो सकता है वो उसे टुकड़े टुकड़े में मंगाए, ₹2, ₹3, देन अगेन ₹2, देन फिर ₹3। दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल। तो वो कंपनी के ऑप्शन पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कंपनी ने ₹10 वाले शेयर इशू किए हैं, लेकिन अभी आपसे सिर्फ ₹6 ही मंगाए हैं। सो 7,000 into 10 दैट इज 70,000, वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, लेकिन कंपनी ने कॉल उसमें से 7,000 into 6 दैट इज 42,000 की। सो 42,000 इज कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। नेक्स्ट इज पेड अप शेयर कैपिटल। जरूरी नहीं है कि कंपनी ने सबसे 42,000 रुपीज कॉल किए और पूरे के पूरे पैसे आ जाए। कभी कभी ऐसा होता है, किसी कारण से कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे रहते हैं जो अपने शेयर्स पे कंपनी के द्वारा कॉल्ड अमाउंट नहीं पे कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो वो पैसे अटक जाते हैं फॉर द टाइम बिंग। वो कहलाते हैं कॉल्स इन अरियर। फॉर एग्जाम्पल, एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर्स है और उसने कॉल मनी नहीं पे किया, so 100 into suppose 6 rupees, that is 600 rupees. so यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल कैसे आता है? कॉल्ड अप कैपिटल में से कॉल्स इन अरियर, जो पैसे अटक गए हैं अभी नहीं आए हैं, वो हटाने के बाद जो अमाउंट बचता है दैट इज कॉल्ड पेड अप शेयर कैपिटल। तो ये मेन क्लासिफिकेशन है शेयर कैपिटल का, दैट इज ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप। एक लास्ट टॉपिक होता है रिजर्व कैपिटल। ये टोटल शेयर कैपिटल का वो हिस्सा होता है, लास्ट हिस्सा, जो कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम कभी कॉल नहीं करती है और इसको एज अ रिजर्व रखती है वाइंडिंग अप के समय। जब कभी किसी दिन कंपनी बंद होगी, उस समय कंपनी ये पैसे मंगा सकती है। फॉर एग्जांपल, ₹10 के शेयर में से कंपनी ने अपने लाइफ टाइम में सिर्फ ₹8 ही कॉल किए हैं, लास्ट ₹2 कॉल नहीं किए। सो दैट विल बी कॉल्ड रिजर्व कैपिटल, और वो कंपनी अपने वाइंडिंग ऑफ के समय मंगा सकती है। इस वीडियो लेक्चर का लास्ट टॉपिक हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनिए आप इसको। डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। रिजर्व कैपिटल, इट इज अ काइंड ऑफ कैपिटल। आपने देखा ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। सो रिजर्व कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल।
जबकि कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, कैपिटल रिजर्व. सो कैपिटल रिजर्व इज ए काइंड ऑफ रिजर्व. रिजर्व कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल. ओके. सेकेंड डिफरेंस इज क्रिएशन. रिजर्व कैपिटल बनता कैसे है, ये बनाना जरूरी नहीं है. कुछ कंपनियां बनाती है, कुछ कंपनियां नहीं बनाती है. इट इज अनकॉल्ड कैपिटल. ये टोटल शेयर कैपिटल का वो हिस्सा होता है जो कंपनी कभी कॉल नहीं करती है सिवाय उसके लिक्विडेशन के टाइम पे. तो दैट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल. जबकि कैपिटल रिजर्व जो है वो कंपनी में कैपिटल प्रॉफिट से बनता है. नॉर्मल बिजनेस से जो आपकी कमाई होती है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और उससे जो पैसे जमा होकर बनते हैं दैट इज कॉल्ड जनरल रिजर्व. लेकिन कभी कभी कुछ एबनॉर्मल गेन्स होते हैं बिजनेस में, उन पैसों को कंपनी कैपिटल रिजर्व बना के अलग रखती है. उसका इस्तेमाल भी अलग होता है. बिजनेस के लॉसेस को आप उससे कंपेंसेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स है, तो कैपिटल नेचर के लॉसेस पूरे करने में ही काम आते हैं. थर्ड पॉइंट इज ऑप्शनल और मैंडेटरी. रिजर्व कैपिटल बनाना मैंडेटरी नहीं है, हमने अभी पढ़ा. ये कंपनी के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है. जबकि कैपिटल रिजर्व, अगर किसी कंपनी को कैपिटल गेन्स हुए हैं या कैपिटल नेचर के प्रॉफिट हुए हैं तो उसे कैपिटल रिजर्व बनाना मैंडेटरी है. Next point is special resolution. Special resolution means a kind of permission from shareholders. जैसे पार्लियामेंट में मिनिस्टर्स अपने आपस में डिस्कस करके डिसीजन लेते हैं, बिल्कुल वैसा ही कंपनी में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो रहते हैं वो शेयर होल्डर्स के बीच में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है. तो रिजर्व कैपिटल के केस में अगर कंपनी रिजर्व कैपिटल बनाना चाहती है तो उन्हें एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है. जबकि कैपिटल रिजर्व के लिए ऐसा कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करना होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइम व्हेन इट कैन बी यूज्ड. रिजर्व कैपिटल सिर्फ कंपनी के वाइंडिंग अप के समय ही इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि कैपिटल रिजर्व ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम कभी भी कैपिटल लॉसेस को कंपेंसेट करने में यूज किया जा सकता है. नेक्स्ट पॉइंट इज राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस. रिजर्व कैपिटल जो है वो सिर्फ कंपनी के वाइंडिंग अप के समय कॉल किया जाएगा, जबकि कैपिटल रिजर्व जो है वो ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम यूज किया जा सकता है, लेकिन यूज सिर्फ कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने में किया जा सकता है. आपके बिजनेस के ऑपरेटिंग लॉसेस को कंपेंसेट करने में कैपिटल रिजर्व काम नहीं आ सकता है. एंड द लास्ट टॉपिक इज डिस्क्लोजर, कि इसे बैलेंस शीट में शो कैसे करते हैं. रिजर्व कैपिटल नॉर्मली कंपनी अपनी बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं, सिर्फ एक फुटनोट दे देती है, लेकिन उसे अपनी नॉर्मल बैलेंस शीट में शो नहीं करती है. जबकि कैपिटल रिजर्व अंडर द लायबिलिटी साइड में, इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड में अंडर द हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस शो होता है, जहां पे जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम वगैरह शो होते हैं. उसी साइड में कैपिटल रिजर्व लायबिलिटी साइड में शो होता है. सो ये था इस चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी, और इसके आगे जो हमारे वीडियोस है उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके प्रैक्टिकल्स. लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप बिना थ्योरी अटेम्प्ट किए प्लीज 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 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाने की कोशिश न करें.